संविधान सभा के अधिवेशन से भारत का एक पुराना सपना साकार हुआ। निर्वाचित सदस्य महीनों से आमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वो मिला, वो समय से पहले ही संसद भवन पहुंचे। संविधान सभा के शुरू होने की प्रतीक्षा का दृश्य कैसा रहा होगा? क्या बहुत उल्लास और उत्साह का वातावरण था? साधारणतः ऐसा ही होना चाहिए था। जो वातावरण उस दिन उस प्रहर में था, उसके लिए कल्पना लोक में विचरने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान सभा के कई सदस्यों ने इस बारे में अपने संस्मरण लिखे और बोले हैं। उनसे एक शब्द चित्र बनता है, जिससे आज भी उस पूरे माहौल की एक झलक को चेतन मन में अंकित करना संभव है। वैसे ही जैसे सफेद पर्दे पर तस्वीर दिखती है, स्वाभाविक रूप से कोई भी कल्पना करेगा कि वो घड़ी उल्लास, उत्साह और उत्सव की रही होगी। लेकिन जाने माने संविधानविद के.एम. मुंशी के संस्मरण में वो यथार्थ है, जो उन्होंने देखा और यथावत लिपिबद्ध किया। चारों तरफ उत्तेजना थी। भारत के लिए महान दिन आकाश से उतरा था। भारतीय अपना संविधान बनाने जा रहे हैं, लेकिन असंतोष और अप्रसन्नता चारों तरफ है। करीब 75 साल पहले की उस ऐतिहासिक घटना के बारे में आज जो कोई भी ये सुनेगा कि उस समय जब संविधान सभा के सदस्य संसद भवन में आ गए थे, तब उत्तेजना, असंतोष और अप्रसन्नता थी, तो वह उन कारणों को जानने के लिए उत्सुक हो उठेगा। वो खुद से पूछेगा कि आखिर ऐसा क्यों था। इसका गवाह इतिहास स्वयं है। इतिहास से बड़ा न्यायकर्ता दूसरा नहीं होता। परिस्थितियां विपरीत थीं, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों का संकल्प उससे अप्रभावित था। इसलिए वे एकत्र हुए। संविधान निर्माण का निश्चय उन विपरीत परिस्थितियों से कदापि डांवाडोल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि संविधान सभा के सदस्य चिंता मुक्त हों। उन्होंने देखा कि संविधान सभा पर आशंका के काले घने बादल हैं। इससे जो मनोभाव बना, वो उत्तेजना में दिखा। इसकी कल्पना की जा सकती है कि उन आशंकाओं से उत्तेजना का तत्व सदस्यों के मन और भावना में उपजा होगा। उनके मनोभाव अकारण नहीं थे। इतिहास के पन्नों में वे घटनाएं अंकित हैं। पहली घटना वो थी जिसमें एक तरफ मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई, तो दूसरी तरफ उसने नोआ खाली सहित अनेक स्थानों पर भीषण उत्पात कराया। उससे राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गईं। महात्मा गांधी ने 2 अक्टूबर 1946 को अपना 77वां जन्म दिवस मनाया। वे उन दिनों दिल्ली के बिरला मंदिर के पास वाल्मीकि नगर की भंगी कॉलोनी में रहते थे। उनके जन्मदिन पर कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स ने उन्हें लिखा, आपने भारत की स्वतंत्रता का ध्येय सिद्ध करने के कार्य में अनेक वर्ष लगाए हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप दीर्घजीवी हों, कम से कम 125 वर्ष की आयु पाएं, जिससे आप अपने परिश्रम को भारतीय जनता के सुख के रूप में परिणित होता हुआ देख सकें। ये बड़ा कठिन काल है, फिर भी हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं। कुछ कदम हम और चल लें तो ये महान कार्य पूर्ण हो जाएगा और फिर भारतीय स्वतंत्रता की सिद्धि का आनंद हम सब मिलकर मना सकेंगे। लेकिन उनकी शुभकामना ने कुछ दूसरा ही प्रभाव डाला। प्यारे लाल ने लिखा है, अंतरिम सरकार में आने के मुस्लिम लीग के निश्चय की घोषणा 15 अक्टूबर को हुई। गांधी जी को लगा कि अब वे सेवाग्राम लौटने को स्वतंत्र हैं। वहां कितने ही कार्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके प्रस्थान के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय हुई थी, परंतु जिस दिन सरकार में सम्मिलित होने की लीग के निर्णय की घोषणा हुई, उसी दिन मुसलमान जाति की ओर से पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुमत वाले नोआखाली जिले में व्यापक सांप्रदायिक दंगे फूट पड़ने के समाचार आए। वहां हिंदुओं के हजारों घर जलाकर राख कर दिए गए। बड़े पैमाने पर लूटमार मची। जबरदस्ती से लोगों का धर्म बदला गया और मुसलमानों के साथ हिंदू स्त्रियों का विवाह करा दिया गया। लोगों की हत्याएं की गईं, स्त्रियों का अपहरण किया गया और उन पर बलात्कार किया गया। इन सब घटनाओं से गांधी जी की आत्मा में अवर्णनीय अंधकार छा गया और सेवाग्राम लौटने के बजाय कवि ब्लेक के स्वर्ण तंतु का सिरा हाथ में लेकर वे यह समस्या हल करने के लिए नोआखाली की दिशा में चल पड़े। इस भयंकर घटना से अंतरिम सरकार में परस्पर अविश्वास और लक्ष्य में टकराव की परिस्थिति पैदा हुई। ऐसे हालात में भविष्य पर प्रश्न चिन्ह था। मन को मथने के लिए वे प्रश्न मथनी बने। संविधान सभा के सदस्य भी कैसे इन बातों से अछूते रहते। यहाँ कुछ तथ्य जरूरी हैं जिनका संबंध सीधे संविधान सभा से था। इसे दूसरी घटना कह सकते हैं। चुनाव महीनों पहले हो गए थे। सामान्य परिस्थिति में जल्दी ही संविधान सभा को गठित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो टलता रहा। जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किए कि शीघ्र अतिशीघ्र संविधान सभा बुलाई जाए। उन्हें हर कदम पर बाधाओं के पहाड़ पार करने पड़ते थे। वे बाधाएं 3 तरफ से थीं, ब्रिटिश सरकार, वायसराय वेवल और मुस्लिम लीग।
संविधान सभा में मुस्लिम लीग आए, इसलिए उसे अंतरिम सरकार में शामिल किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय बदला नहीं। उस पर वो जड़वत अडिग रही। मुस्लिम लीग को समझा लेंगे, इस आशा में वेवल ने कांग्रेस के दबाव पर आखिरकार 20 नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों को आमंत्रण भेज दिया। ये मुस्लिम लीग के लिए एक तमाचा था। उसका जवाब देने में जिन्ना ने देर नहीं की। अगले ही दिन घोषणा कर दी कि वायसराय ने संविधान सभा का अधिवेशन बुलाकर भारी भूल कर दी है। मुस्लिम लीग का कोई भी प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं होगा। कांग्रेस ने इस पर चुप्पी नहीं बरती, पलटवार किया। कांग्रेस की ओर से बयान दिया गया कि मुस्लिम लीग आए या ना आए, संविधान सभा का अधिवेशन होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक अवसर अत्यंत महत्व का है। अंतरिम सरकार में शामिल होने के कारण जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा था। उनके स्थान पर आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो 2 दिनों का था, 23-24 नवंबर 1946। उस अधिवेशन पर संविधान सभा की अड़चनें और दुर्भिसंधियां छाई रहीं। खासकर जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि वायसराय वेवल ने अंतरिम सरकार को चलाने में निष्पक्षता नहीं बरती। मुस्लिम लीग और ब्रिटिश अधिकारियों में सांठगांठ हो गई है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। उस अधिवेशन की राजनीति का जवाब जिन्ना ने 25 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया। अपनी पुरानी घोषणा को दोहराया कि मुस्लिम लीग संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होगी। इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने बीच बचाव का एक प्रयास किया। उन्हें भारत का हितैषी समझा जाता था, हालांकि वो एक भ्रम था जो जल्द ही दूर हो गया। एटली ने जवाहरलाल नेहरू से अनुरोध किया कि वे लंदन आए। नेहरू ने उनका आमंत्रण मान लिया। इस तरह 1 दिसंबर 1946 को केवल नेहरू, बलदेव सिंह, जिन्ना और लियाकत अली खान कराची से लंदन के लिए रवाना हुए। वहां 3 दिन बातें हुई, सुलह की कोशिशें चली, वे अंततः विफल रहीं। 6 दिसंबर को ब्रिटिश सरकार ने जो बयान जारी किया, वो भारत में खतरे की कन फोड़ घंटी थी। उसका यह अंश संविधान सभा से सीधे संबंधित है। अगर संविधान सभा संविधान बना भी ले, तो उसमें भारतीय लोगों के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न होने के कारण सम्राट की सरकार तो ये सोच भी नहीं सकती कि ऐसा संविधान देश के किसी ऐसे भाग पर थोप दिया जाए जो उसको नहीं चाहता। इस बयान में मुस्लिम लीग की जीत थी और भारत के विभाजन के बीज थे। भारतीय लोगों के एक बड़े भाग से आशय मुसलमानों से है। इस वाक्यांश से ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग के दावे को मान लिया। मुस्लिम लीग उस समय भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा करती थी। लंदन वार्ता से जवाहरलाल नेहरू और सरदार बलदेव सिंह 7 दिसंबर को वापस दिल्ली आ गए, लेकिन जिन्ना और लियाकत अली खान पाकिस्तान के लिए ताना बाना बुनने के प्रयास में वहीं रुक गए। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से संविधान सभा के लिए 296 सदस्य चुने गए थे, जिसमें कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनमें 30 सदस्य कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते थे, लेकिन वे कांग्रेस के संगठन से बाहर के थे। उनमें ही अलादी कृष्ण स्वामी, N गोपाल स्वामी अयंगर, B शिवाराव, HC मुखर्जी, S राधाकृष्णन, HN कुंजरू आदि थे, जिनके नाम गांधी जी ने सुझाए थे। लेकिन उनमें से 207 सदस्य ही उस दिन उपस्थित थे। संसद भवन में आज जो सेंट्रल हॉल है, वो उस समय काउंसिल चेंबर का पुस्तकालय होता था। वहीं संविधान सभा के सदस्य बैठाए गए। KM मुंशी ने अपने संस्मरण में उस दृश्य का इस प्रकार वर्णन किया है। संविधान सभा के हॉल में मैं जल्दी पहुंच गया हूं। रास्ते में गोपाल स्वामी, नरसिंह गोपाल स्वामी अयंगर मुझे मिले। अगर एक गैर दलीय व्यक्ति चुना जाता है, तो संभव है वो अध्यक्ष बने। इसे वे विनम्रता पूर्वक खारिज करते हैं। जैसे ही मैंने संविधान सभा हॉल में कदम रखा कि मैं रोमांचित हो उठा। चारों तरफ सजावट थी, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की जगमगाहट थी, मानो स्वतंत्र भारत के जन्म स्थान का वो दृश्य हो। सदस्यगण छोटे छोटे समूह में उत्तेजित अवस्था में जगह जगह खड़े होकर परस्पर बातचीत में संलग्न हैं। पूरे देश से आए मित्र यहाँ हैं। हम एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, उत्साह पूर्वक बातें कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता का भाव मानो हर किसी ने जबरदस्ती ओढ़ रखा है। ये सहज नहीं है, चेहरे का भाव बनावटी लगता है। के मुंशी ने यह भी लिखा है कि चर्चिल की घोषणा से चिंताजनक परिस्थिति बनी हुई है। जिन्ना की धमकी देश के लिए भयावह है। केवल आज के लिए दिल्ली से भाग गए हैं, या तो भारत का विभाजन या करोड़ों हिंदुओं का बलिदान। ये है वो कीमत जो बहुत भारी है, हमसे मांगी जा रही है। मैं HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव के पास पहुंचा। उनसे पता चला कि ब्रिटिश सरकार ने इस अवसर पर संविधान सभा के लिए कोई शुभकामना संदेश नहीं भेजा है। ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में संविधान सभा का कोई सम्मान नहीं है, इसलिए पहचानने से इनकार कर दिया है। अमेरिका, चीन,
राष्ट्रवादी और ऑस्ट्रेलिया ने अपने अपने शुभकामना संदेश भेजे हैं। वेवल के दिल्ली छोड़ने का कारण उनकी अंतरिम सरकार से नाराजगी थी। वे चाहते थे कि संविधान सभा का उनके हाथों प्रारंभ हो। कांग्रेस नेतृत्व ने इसे नहीं माना। इस बारे में नेहरू और बेनेगल नरसिंह राव में अनेक बार बातें हुई थीं। संविधान सभा के सदस्यों में से कुछ समूह आपस में बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष किसे होना चाहिए। इस बारे में कांग्रेस सदस्यों के विचार करीब करीब स्पष्ट हैं। वे बड़े आग्रह से तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस पद पर होना चाहिए। ऐसे वातावरण में ज्यादातर सोचते हैं कि वो व्यक्ति तो राजेंद्र बाबू यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो सकते हैं। अनायास ही वे लोगों को अपनी तरफ उस समय विशेष रूप से आकर्षित कर पाते हैं जब संकट का समय होता है। इस आकर्षण का सबसे बड़ा कारण उनकी प्रामाणिक नैतिक शक्ति है। कृपलानी यानी आचार्य जेबी कृपलानी हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लंबे बालों में वे मिजाज से क्रांतिकारी की तरह लगते हैं। हम आपस में लंदन में हुई बातचीत पर चर्चा करते हैं। इस बारे में कृपलानी का रुख नकारात्मक है। वे उदासीनता का भाव दिखाते हैं। सरदार यानी सरदार पटेल के आते ही सबके चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं उभर आती हैं। वे मानो सबको संबोधित कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा है कि उनकी मुद्रा कठोर है। सरोजनी नायडू आ रही हैं। उनमें वैसी ही चपलता और विनोद भाव है जैसे कि वे अपनी तरुण अवस्था में हों। चारों तरफ उसे वे बिखेर रही हैं। जयकर मुकुंद राव जयकर अपनी सीट पर आकर एकाकी होकर बैठे। उनकी भावपूर्ण मुद्रा तिरस्कार की है। मेरे अभिवादन को उन्होंने बहुत बेमन से ग्रहण किया। पंडित जी यानी जवाहरलाल नेहरू आते दिखे। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे कि प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सब पर अपनी मुस्कुराहट बिखेरी। अपने लेदर केस को हवा में उछाला और उसे पकड़ा। फिर अपनी सीट पर आकर बैठे। उत्सुक सदस्यों ने उन्हें घेर लिया। वो जानना चाहते थे कि क्या होने जा रहा है। उन सदस्यों की उत्सुकता लंदन वार्ता के बारे में थी, जहां जवाहरलाल नेहरू इटली के निमंत्रण पर गए थे। वहां 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक बहस होती रही। कोई फैसला नहीं हुआ। जिन प्रश्नों पर गहरा विवाद था उनमें एक असम के बारे में भी था कि मुंशी ने असम के प्रधानमंत्री का अपने संस्मरण में उल्लेख किया है। गोपीनाथ बारदोलोई मुझे सबसे पहले मिले। उनकी मनोदशा अत्यंत खराब थी, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बापू यानी महात्मा गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है, असम के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या प्रतिक्रिया होगी, उन्होंने मुझसे पूछा। कैबिनेट मिशन प्लान में समूह की व्यवस्था पर मैंने लिखित सलाह दी है कि वो राज्यों के लिए स्वैच्छिक है। अलादी कृष्णा स्वामी का विचार विपरीत है, लेकिन वे संदेह में भी हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे भेजे पत्र में लिखा है। मैंने बार दोलोई से कहा है कि वो इस बारे में न्यायिक निर्णय का रास्ता चुनना, अनिश्चय को निमंत्रण देना होगा। अदालत में जाने से करोड़ों हिंदुओं का भाग्य अधर में लटक जाएगा। असम को बचाने में महात्मा गांधी की निर्णायक भूमिका थी। उन्होंने जो प्रस्ताव लिखा उसे कांग्रेस ने पारित किया, जिससे असम भारत का अंग बना रह सका। जिन्ना की नजर असम पर थी। उस समय असम का अर्थ होता था आज के असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों का बड़ा भाग। पहाड़ी राज्यों के निवासियों को गैर हिंदू बताकर मुस्लिम लीग असम को मुस्लिम बहुल घोषित कराने पर आमादा थी। संविधान सभा के सदस्य आर के सिधवा ने संविधान के बन जाने पर संतोष की सांस ली थी और याद किया था कि 9 दिसंबर 1946 को इस ऐतिहासिक हॉल में प्रवेश करने के पूर्व हम कुछ मित्र आपस में साधारणतः इस संबंध में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार का संविधान बनाया जाएगा, उसे बनाने में कितना समय लगेगा। इस सभा के एक प्रख्यात सदस्य ने, जिन्होंने बाद में पद त्याग कर दिया था, मुझसे कहा कि अंग्रेज भारत नहीं छोड़ने जा रहे हैं और ये संविधान वास्तव में एक द्वितीय नेहरू प्रतिवेदन होगा। आर के सिधवा जिस नेहरू प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे हैं वो मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट है। उसका एक इतिहास है। 20वीं सदी के दूसरे दशक में भारत सचिव बिरकेन हेड होते थे। उन्होंने कई बार चुनौती उछाली थी कि कांग्रेस एक सर्वसम्मत संविधान बनाकर दिखाए। उस चुनौती के जवाब में कांग्रेस कार्य समिति ने पहले 1927 में मद्रास के अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया। उसी की अगली कड़ी में 29 संस्थाओं को बुलाया गया, जहां मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी। उसकी रिपोर्ट को नेहरू कमेटी की रिपोर्ट कहा जाता है, जो 1928 में आई। उसमें संविधान के सिद्धांतों का विवरण है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने संविधान सभा में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद दिलाया कि आपको स्मरण होगा कि एक समय हम किस प्रकार की अटपटी बातें करते थे। 1927 में हम संविधान सभा के संबंध में स्पष्ट भाषा में चर्चा करते हुए हिचकते थे। 1934 में द्वितीय नमक सत्याग्रह आंदोलन के विफल होने पर हमने ये चर्चा फिर प्रारंभ की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा अधिवेशन का वो प्रहर अतीत की
इन यादों में विचरण का भी था। मीनू मसानी ने अपने संस्मरण अगेंस्ट द टाइड में पहला अध्याय संविधान सभा की अपनी यादों पर ही लिखा है। के मुंशी के संस्मरण में है कि उस दिन नेताओं ने संविधान सभा में पहली कतार पर आसन जमाया। घंटी बजी, एक क्षण के लिए मौन और सन्नाटा छा गया। ठीक 11 बजे संविधान सभा की कार्यवाही विधिवत प्रारंभ हुई। भारत ने इतिहास की बड़ी बाधा पार की।